नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज गुरु नानक जयंती है, तो उन्हीं के बारे में आर्टिकल आया है, तो अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं बियॉन्ड क्रीड एंड डॉगमा, कि पंथ और कट्टरपंथी इन सब से परे। तो गुरु नानक जी ये भी मेडाइवल एरिया में एक सेंट हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर इनको भी यहाँ पर बोला गया है कि रहस्यवादी संत थे। ओके, और इन्होंने सारी जिंदगी यहाँ पर कोशिश की कि जो सोशल इनक्वालिटीज थी पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पर उसको ख़त्म किया जाए, दूर किया जाए। तो यहाँ पर रिलीजन के लेवल पर भी जो यहाँ पर बांटाधार था, मतलब लड़ाइयाँ थी, तो उसको भी यहाँ पर उन्होंने कोशिश की कि वहाँ पर शांति रहे। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि उन्होंने सारी उम्र हमेशा यही चीज़ कोशिश की कि यहाँ पर जो प्रेम है, ओके, जो परमात्मा की भक्ति है, ठीक है, उसको यहाँ पर प्रमोट करें। ओके, और साथ ही साथ कैसे जो है परमात्मा को सदा हम याद रख सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बात की। और पूरी जिंदगी उन्होंने सेल्फलेस सर्विस जो है प्रोवाइड की है ह्यूमैनिटी को, और कैसे जिंदगी जीनी है ये सिखाया, मेहनत कैसे करनी है ये सिखाया। आगे वो बात कर रहे हैं कि वो क्या कहते थे। वो हमेशा यही बात कहते थे कि सभी जो हैं, जितने भी प्राणी यहाँ पर पूरी धरती पर हैं, सभी मेरे प्रियजन हैं। और ना मैं किसी यहाँ पर सेक्शन से बिलोंग करता हूँ, मैं किसी भी संप्रदाय से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ तो वो उसी परमात्मा से। ओके, वही सब कुछ है मेरे लिए और उसी के लिए मैं काम करता हूँ। तो शायद इसीलिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी उदासियाँ की। ओके, उदासियाँ का मतलब होता है कि किसी एक डायरेक्शन में जाकर प्रचार करना, बताना, ह्यूमैनिटी में कैसे जो है ह्यूमनिज्म जो है उसको प्रमोट करना, कैसे भाईचारा बढ़ाया जाए, तो इसके ऊपर फोकस किया। तो यहाँ पर ये पैदल चले हैं काफ़ी समय तक, काफ़ी जो किलोमीटर्स तक। ओके, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर मक्का है, ओके, तो यहाँ पर कहा जाता है कि मक्का तक भी ये पैदल गए हैं अपने साथियों के साथ। और हर एक फ्रंट में, जितने भी यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, हर एक फ्रंट में, हर एक डायरेक्शन में इन्होंने जाकर, पैदल जाकर जो है संदेश दिया है परमात्मा का। आगे बात कर रहे हैं कि एक बार हरिद्वार के एक प्राइस्ट ने इनसे इनकी जाति के बारे में पूछा, तो इन्होंने जवाब दिया कि माई कास्ट इज द कास्ट ऑफ वुड एंड फायर। मतलब जैसे लक्कड़ और अग्नि की जाति है, बिल्कुल वही जाति मेरी है। ओके, तो यहाँ पर अगर लक्कड़ अग्नि की बात करें तो लक्कड़ के अंदर भी अग्नि होती है। ओके, यहाँ पर जो पुरातन यहाँ पर थ्योरी है इसके बारे में, ये चीज़ बोलते हैं कि लक्कड़ के अंदर अग्नि होती है। हम बाहर से अग्नि देते हैं तो उसकी अग्नि बाहर आ जाती है, तो जो लक्कड़ है वो स्वाह हो जाती है। तो वह बिल्कुल जैसे एक लकड़ी की जाति है, ओके, फायर, उसी तरह मेरी जाति है। तो आगे यहाँ पर इन्होंने जो मुस्लिम्स थे इनको भी इन्होंने यहाँ पर काफ़ी एडवाइस दी और उनको कहा कि आपकी जो होली कुरान है, जो आपकी कुरान है, उसके हिसाब से आप आगे चलें। ओके, सच्चाई के मार्ग के ऊपर आगे बढ़े, फेथ रखें और सिंसेरिटी के हिसाब से, सिंसेरिटी की तरह जो है आगे बढ़े अपनी जो भी यहाँ पर आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, और जो आपको संदेश मिलता है कुरान से उसको फॉलो करें। तो यहाँ पर एक स्टोरी भी है छोटी सी, यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। तो एक बार कुछ काजी थे जिन्होंने यहाँ पर गुरु नानक जी को कहा कि आप हमारे साथ नमाज पढ़िए। ओके, तो यहाँ पर हम नमाज पढ़ने बैठे हैं, सुबह का समय है, तो आप भी पढ़िए। तो ये बैठे। तो यहाँ पर जब नमाज अदा हो गई, नमाज अदा होने के बाद जो काजी थे उन्होंने गुरु नानक जी को कहा कि आपने नमाज पढ़ी ही नहीं। तो गुरु नानक जी ने कहा कि क्या आपने नमाज पढ़ी है? तो उन्होंने बोला बिल्कुल, हमने पूरा समय लगाया, हमने नमाज पढ़ी है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे। आप में से एक जो था उसका ध्यान घर की ओर था कि उसकी यहाँ पर जो भैंस है वो प्रेग्नेंट है और वो बछड़ा देगी या बछड़ी देगी। तो एक तो इसी टेंशन में यहाँ पर घूम रहा था अपने घर की ओर ही। और जो दूसरा काजी था तो उनको कहा आप तो यहाँ पर ये वेट कर रहे थे कि कब सऊदी अरब से जो है घोड़े के व्यापारी आएंगे और आप जो है नए घोड़े जो है वो खरीदेंगे। तो नमाज तो किसी ने भी नहीं पढ़ी। तो कहने का मतलब, हम जब भी अंदर जुड़ते हैं तो हमें उसी बात के ऊपर जुड़ना है जिसके लिए हम बैठे हैं। तो यहाँ पर मोस्टली ऐसा होता है
कि जो भी बैठता है चाहे मेडिटेशन के लिए भी, तो उसका ध्यान जो है ना इधर उधर जाना शुरू हो जाता है, तो उसी को कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पर जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनका इसी चीज के ऊपर अच्छा कंट्रोल होता है, तभी वो जो है दूर दूर तक जो है उनका विजन जाता है और अच्छे से वो डायरेक्शन दे पाते हैं। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर गुरु नानक जी ने अपनी जिंदगी को यहाँ पर ऑफर किया। बात कर रहे हैं कि मेरी पूरी जिंदगी जो है उस अकाल पुरख के लिए है, ओके, उस परमात्मा के लिए है। तो अकाल का मतलब होता है जो काल से रहत है, जो समय से रहत है, तो उसको हम अकाल बोल देते हैं। बिल्कुल जैसे हम अमर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ओके, जो मर जाता है उसके साथ ही अमर, मतलब जो कभी मर नहीं सकता। तो यहाँ पर परमात्मा की ही बात कर रहे हैं और पूरी जिंदगी उन्होंने प्रेम का यहाँ पर संदेश दिया, ओके, लोगों की सेवा की, और जितने भी तरह के यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स थे अलग अलग क्लासेस के लेवल पर, अलग अलग पंथों के लेवल पर, उनको यहाँ पर जो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, जो कि शुरू से चलते आ रहे थे। आगे वो बात कर रहे हैं कि जो सच्चाई है वो हमेशा हर एक चीज से ऊपर है, ओके, और अगर आप सच्चाई से जीवन जीते हो, ओके, अच्छी रहनी से जीवन, सच्ची रहनी आप जीवन जीते हो, तो वो उससे भी ऊपर है। तो यहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूसली फोकस करना है कि आपकी जिंदगी का सही पर्पस क्या है, ओके, सही मार्ग क्या है और सही पर्पस क्या है, किस लिए आपने जिंदगी जीनी है, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि उस समय, उनके समय के दौरान ऐसा होता था कि बहुत सारे डिस्प्यूट होते थे परमात्मा को लेकर कि वो सरगुण है या निर्गुण है, ओके। सरगुण कहने का मतलब जिसका कोई फिजिकल फॉर्म हो, निर्गुण कहने का मतलब है जिसका यहाँ पर कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ओके। तो यहाँ पर ऐसे सभी डिस्प्यूट्स को भी इन्होंने अपने समय काल में शांत किया, ओके। उन्होंने सभी चीज बोली कि सरगुण भी इसकी रियलिटी है, ओके, और निर्गुण भी यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है, ओके। तो यहाँ पर उस हिसाब से हमने यहाँ पर जिंदगी जीनी है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो पंचभूतक संसार है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो भी इसकी जो इच्छा शक्ति है, ओके, जो ब्रह्मांडीय इच्छा शक्ति है उसी से है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसको हम प्रकट कैसे करते हैं। यहाँ पर गुरु नानक जी क्या बात कहते हैं कि हमने अगर अपनी यहाँ पर किसी भी यहाँ पर इच्छा को प्रकट करना है परमात्मा के सामने, तो यहाँ पर जो भी फीलिंग हमारे अंदर आ रही है उसको हम जो है बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? थ्रू शब्द। शब्द कहने का मतलब जैसे हम भजन गायन करते हैं, ओके, तो वैसे ही जो ये कॉस्मिक वाइब्रेशंस पैदा होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो हमें जो है पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर लेकर जाती हैं, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है ओंकार, ओके, मतलब परमात्मा। तो यहाँ पर ये जो चैंटिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे डिवाइन एक्सप्रेशन के लिए। चैंटिंग मतलब अगर बार बार हम भजन करते हैं, नाम लेते हैं परमात्मा का, ओके, तो यहाँ पर अगर डिवाइन एक्सप्रेशन जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो सच्चाई है वो बाहर आ जाती है, ओके। और जो है जो इंसान है वो आनंदमय जो है वो महसूस करता है अपने जीवन में जब भी वो ऐसे प्रैक्टिस करता है, इस तरह से अपने एक्सप्रेशन को जो है यहाँ पर जो एक्सप्रेस करता है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बात करें फ्रॉम दिस डेप्थ ऑफ रियलाइजेशन sprang his concept of divine equality of gender, caste, creed, race and religion। तो यहाँ पर जो रियलाइजेशन की यहाँ पर गहराई है उससे हम अगर बात करें तो यहाँ पर उनका जो कंसेप्ट है पूरी जिंदगी का वो यही है कि डिवाइन इक्वालिटी कैसे हो, जेंडर की, ओके, कास्ट की, क्रीड की, रेस और रिलीजन की। तो इन सब चीजों की यहाँ पर बात कर रहे हैं आखिर में। तो ओवरऑल यहाँ पर आर्टिकल उनकी जिंदगी के जो संदेश थे, कैसे उन्होंने जिंदगी जी, किन किन मुद्दों के ऊपर उन्होंने बात की, और कैसे हम जो है परमात्मा से हम प्रेम लगा सकते हैं, तो इसके बारे में ओवरऑल बात की गई है इस आर्टिकल में। तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं फार्मर्स के बारे में। तो हाल ही में फार्मर्स जो है दिल्ली पहुंचे हैं, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और भी जो यहाँ पर एरियाज हैं वहां से वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं दिल्ली में सरकार के खिलाफ। जो भारत सरकार ने 3 फार्म बिल्स यहाँ पर पास किए थे राज्यसभा और लोकसभा में, तो उसके खिलाफ। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि हमें फार्मर से बात करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका जो सोल्यूशन है वो निकालना चाहिए इस डिस्प्यूट का, और जल्दी से यहाँ पर काम करना होगा ताकि जो सप्लाईज हैं दिल्ली तक, चाहे वेजिटेबल्स हैं चाहे अन्य प्रकार कोई भी यहाँ पर वस्तु हो जो दिल्ली में पहुंचती है, उसको बरकरार रखा जाए
और साथ ही साथ कोविड के बारे में भी यहाँ पर ध्यान रख के चलना होगा। फेज 2 जो है कोविड का काफ़ी देशों में शुरू हो चुका है, पाकिस्तान में भी इसकी लहर शुरू हो चुकी है दोबारा। तो इंडिया में भी इसका जो है काफ़ी घातक परिणाम हो सकता है अगर सही समय पर इसको हम जो है कंटेन करके नहीं चलते हैं, संभाल कर नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोटेस्ट वेन्यू है किसानों का, तो उनको यहाँ पर एंगेज होकर नहीं चलना है। भारत सरकार को यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि जो भी यहाँ पर फार्मर्स आए हैं पंजाब और हरियाणा से, जो कि दिल्ली के आसपास इलाकों में यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में खड़े हो चुके हैं, तो यहाँ पर उनको हम कैसे यहाँ पर टैकल करें और कैसे उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें, तो उसके ऊपर यहाँ पर जो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वो यही चाहते हैं कि जो रिसेंटली 3 फार्म बिल्स पास किए गए थे भारत सरकार की ओर से, उसमें जो चेंजेस किए गए थे उसको वापस लें। तो यहाँ पर भारत सरकार तो ये कह रही है कि हमने जो चेंजेस किए हैं वो किसान के पक्ष में है, किसानों को फायदा होगा, किसान अपनी जो उपज है उसको जहां मर्जी चाहे जाकर बेच सकते हैं। यहाँ पर जो भी कॉरपोरेट्स होंगे, अगर जहां पर उनको सही दाम मिलेगा वहां पर जाकर जो है आप बेच सकते हैं। तो किसान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसी जो आप हमें सुविधा प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऐसी सुविधा तो पहले भी थी। अगर हम पंजाब में किन्नू उगाते हैं तो उसकी फसल तो पूरे देश में पहुंचती है। अगर महाराष्ट्र में एक संतरा उगता है तो उसकी उपज तो पूरे देश में पहुंचती है। वैसे ही अगर श्रीनगर में एप्पल होता है तो उसकी उपज भी पूरे देश में पहुंचती है। अगर जहां जहां पर भी उसको अच्छा रेट मिलता है वहां पर जाके वो बेचते हैं। तो इसमें आपने नया क्या किया है? यहाँ पर फार्मर्स यही ब्लेम कर रहे हैं कि आप कॉरपोरेट्स को यहाँ पर जो है उनको फायदा पहुंचा रहे हो सीधे सीधे, और आप किसानों का नुकसान कर रहे हो। देखिए ये जो फार्म बिल्स हैं ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक बीएसएनएल है और दूसरी ओर जियो है। बीएसएनएल ने अपने और चलता रहा, बीएसएनएल अपना काम करता रहा, लेकिन जियो ने यहाँ पर चेंजेस किए और अट्रैक्ट किए जितने भी कस्टमर्स थे, तो सभी कस्टमर्स बीएसएनएल के भी उसके पास चले गए। तो अभी देखो सब कुछ किया है जियो ने, बीएसएनएल तो अपने हिसाब से चलता रहा है। तो यहाँ पर बीएसएनएल में सरकार ने किसी तरह की चेंजेस नहीं किए, लेकिन आज की डेट में आप सिचुएशन देखो बीएसएनएल और जियो की, यहाँ पर बहुत ही खराब सिचुएशन हो चुकी है बीएसएनएल की। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर एपीएमसी एक्ट के तहत मंडी में एक फीस लगती है जो यहाँ पर किसान अदा करता है, तो सरकार के पास वो फीस जाती है, सरकार उसको फिर यूज करती है मंडी को मेंटेन करने के लिए। मंडी में जो भी यहाँ पर चीजें चाहिए होती हैं उसको यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए सरकार उस पैसे को खर्चा करती है। तो यहाँ पर अब वो मंडी टैक्स खत्म हो गया है। अब आने वाले समय में जब भी किसान अपनी उपज लेकर आएंगे तो मंडी का कोई भी मेंटेनेंस अब नहीं होगा। तो धीरे धीरे ये ऐसे ही मतलब खस्ता हालत हो जाएगी और किसान जो है इनका यहाँ पर जो शिफ्ट कर दिया जाएगा कि आप कॉरपोरेट्स को जो है अपनी जो फसल की उपज बेचो। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होगा, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे 7 साल पहले अमेज़न भारत में आया था। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट वो बेचता था तो वहां पर फ्री डिलीवरी देता था। चाहे वो किसी भी वहां पर प्राइस रेंज का प्रोडक्ट हो, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो। लेकिन आज की डेट में देखो वहां पर अगर आप सस्ता प्रोडक्ट कोई खरीद ले तो वहां पर आपको फ्री डिलीवरी नहीं है, वहां पर आपको पैसे डिलीवरी के देने होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, स्टार्टिंग में 1 2 3 साल तो अच्छा प्राइस मिलेगा किसानों को, एमएसपी या एमएसपी से ऊपर भी प्राइस मिलेगा। लेकिन 2-3 साल बाद बिल्कुल ऐसे हालत हो जाएगी जैसे अभी अमेज़न कर रहा है कि फ्री डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से प्राइसेस गिरा दिए जाएंगे। यही किसानों की यहाँ पर आशंका है कि आने वाले समय में हमारा नुकसान होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ये एक बात कह रहे हैं कि फार्म बिल्स को वापस लो, या फिर उसमें एक बात आप श्योरिटी से लिख दो उसी फार्म बिल में कि एमएसपी के नीचे जो है कोई भी कॉर्पोरेट जो है फसल किसानों से नहीं खरीदेगा तो हम मान जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। यहाँ पर एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि जिससे कम जो है इससे कम प्राइस में आपकी फसल जो है वो नहीं बिकेगी। तो मंडियों में जो है एमएसपी मिल जाता है, धान के ऊपर भी, गेहूं के ऊपर भी। यहाँ पर गिनी चुनी फसलें हैं जहां पर एक्चुअल में जो है एमएसपी प्रोवाइड होता है भारत सरकार की ओर से। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर इस बात का यहाँ पर नोट ले चुके हैं। तो यहाँ पर हर महीने वो यहाँ पर मन की बात करते हैं थ्रू रेडियो, तो यहाँ पर पूरे देश को संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने यहाँ पर बात की कि जितनी भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं भारत में, उन सब की अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो वो सब यहाँ पर बात कर रही थी कि हम जो है अगर सत्ता में आती हैं तो हम जो है फार्मर्स के लिए
इम्प्रूवमेंट करेंगे और चेंजेस लेकर आएंगे फार्म में, ओके, जो कि अच्छी तरह से जो बेनिफिट हो फार्मर्स को मिल सके। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हम फार्मर से मिल रहे हैं, ओके, जो फार्मर यूनियंस हैं उनसे मिल रहे हैं, उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो चेंजेस हमने किए हैं इस फार्म बिल्स में, उसका आपको आने वाले समय में किसी तरह का भी नुकसान जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको जो है यहाँ पर एक सुविधा प्रोवाइड करेगा आने वाले समय में कि आप अपनी फसल को जहां मर्जी चाहे बेच सकते हैं। तो यहाँ पर एक और ब्लेम लग रहा है सरकार के ऊपर कि आपने यहाँ पर फार्म बिल्स में जो है कोई भी जिस तरह की भी आपने यहाँ पर चेंजेस किए हैं वो खराब है, और दूसरी ओर सरकार कह रही है कि यहाँ पर बहकाया जा रहा है किसानों को। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं जो फार्मर यूनियंस हैं वो अलग हैं पॉलिटिकल पार्टी से, तो यहाँ पर वो रिफॉर्म्स को अपोज कर रही हैं। इसका रीजन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो लोग नहीं है जो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इम्प्लीमेंट तो इनको सरकारों ने ही करना है। तो सरकार यहाँ पर जो डिमांड है उस हिसाब से यहाँ पर सरकार को काम करना चाहिए। तो यहाँ पर आगे बेसिकली दो रीजन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें इस डिस्प्यूट को क्यों सेटल करना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो पहली बात तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, हजारों की तादाद में लोग जो है यहाँ पर आकर बैठ गए हैं यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर कोविड का भी जो यहाँ पर खतरा है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट, अगर आप देखोगे वहां पर यंग लोग भी हैं, वहां पर बुजुर्ग भी हैं, वहां पर बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, ओके। तो यहाँ पर उनकी कईयों की पूरी फैमिलीज भी वहां पर आई हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम जो है अगले 6 महीने तक का पूरा राशन यहाँ पर लेकर आए हैं, अगर हमें 2 साल तक भी बैठना यहाँ पर पड़े तो हम बैठेंगे, शांतमय आंदोलन करेंगे, तो हमारा राशन जो है आता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए उन कईयों की पूरी फैमिलीज यहाँ पर आकर बैठ गई हैं। तो यहाँ पर जो कोविड का रिस्क है ना, तो यहाँ पर वैसे ही जो बुजुर्ग लोग हैं इनके ऊपर ज्यादा रिस्क है, तो खतरा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी इंटरेक्ट करेंगे पूरी की पूरी यहाँ पर जो संगठन बैठे हैं, फार्म यूनियंस बैठे हैं, ओके, तो यहाँ पर कुछ एक्टर्स एसोसिएशन के लोग हैं वो बैठे हैं, तो यहाँ पर खतरा ज्यादा है। और दूसरी यहाँ पर जो दूसरा रीजन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रिसेंटली जो हमारा सेकंड क्वार्टर का जीडीपी का जो ग्रोथ आया है, ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर अभी मंदी का दौर चल रहा है ना, तो इसके बारे में यहाँ पर अच्छे से दर्शा रहा है कि किस हिसाब से जो है मंदी अभी भयानक दौर से जो है हमारी इकोनॉमी गुजर रही है। तो यहाँ पर देखिए -23.9% तक पहले क्वार्टर का रिजल्ट था, अभी जो है -7.5% है, तो अभी भी हम माइनस में ही हैं। तो अभी कब जीरो तक पहुंचेंगे, कब पॉजिटिव तक जाएंगे, तो अभी ये बहुत दूर की बातें हैं। तो यहाँ पर ये सब चीजें यही दर्शाती हैं कि मंदी का दौर चल रहा है। वैसे इकॉनमी जो है यहाँ पर बहुत खराब हालत चल रही है, एम्प्लॉयमेंट जो है चली गई है लोगों की, महंगाई अभी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर इकॉनमी की यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर सीधे सीधे ऑथर यही बात कह रहे हैं कि सप्लाई डिसरप्शन जो है वो आने वाले समय में आ सकती है। अगर यहाँ पर देखो, अगर दो बातें हैं, अगर यहाँ पर किसान बैठते हैं, अगर फार्म प्रोडक्शन है उसमें यहाँ पर जो है कमी देखने को मिल सकती है अगर लंबा समय बैठ जाते हैं। और दूसरा जो मूवमेंट चल रही है, अगर दिल्ली के आसपास में अगर आपने कोई सप्लाई भी पहुंचानी है, तो यहाँ पर मूवमेंट जो होगी उसको भी अगर रिस्ट्रिक्शंस लग गई, रुक गया, तो फिर यहाँ पर और जो है बुरे हालात हो जाएंगे। जो आने वाले समय में जो भी यहाँ पर सामान पहुंचेगा उसके जो प्राइसेस होंगे वो काफी हाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो फार्म प्राइसेस हैं वो एक मेजर डिटर्मिनेंट है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसको कि आरबीआई टैकल करके चलता है उसकी। तो यहाँ पर किसी भी तरह का या अगर हम नेगोशिएटिंग में फार्मर के साथ यहाँ पर डिले करते हैं तो उसका जो है आने वाले समय में खामियाजा यही होगा कि फार्म की जो वैरायटी है, जो वैरायटी अलग अलग तरह की आती है फार्म प्रोड्यूस की, वो यहाँ पर खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो है फूड प्राइसेस जो उसमें जो है स्पाइक आना शुरू हो जाएगा, हाई होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, मतलब कि जिस दर पर जिस लेवल पर जो है कंज्यूमर सामान खरीदेगा, ओके, वो भी बढ़ जाएगा। तो जब वो बढ़ेगा सीधी सी बात महंगाई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन सबको यहाँ पर मेंटेन करके चलती है। तो यहाँ पर अगर हम भारत में इन्फ्लेशन रेट मेजर करते हैं तो वहां पर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यहाँ पर फॉलो करते हैं। पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स को फॉलो करते थे, अभी हमने चेंज कर दिया है, अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम फॉलो करते हैं। अमेरिका जो है वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को फॉलो करके चलता है। तो यहाँ पर ये बातें जरूरी है। तो यहाँ पर जो भी आज हम बात करेंगे ना,
जिस तरीके से भी सिचुएशन को आज निपट कर चलेंगे उसका हमें रिजल्ट जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आने वाले समय में जीडीपी के ऊपर और इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी तो देखिए, अगर एग्रीकल्चर की जीडीपी की बात करें तो वो तो अच्छी चली, वो उसका ग्रोथ पॉजिटिव में ही रहा था, लेकिन कम हुआ था लेकिन पॉजिटिव में ही रहा था। तो आने वाले समय में जैसे अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं की बम्पर प्रोडक्शन अगर होती है तो इसी नॉर्दर्न रीजन में ही होती है, जिसको हम पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर किसान, अगर कोई भी यहाँ पर चेंज लेकर आते हैं, किसी भी तरह का यहाँ पर धरने में एक नई विशेषता कोई लेकर आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो यहाँ पर यही था पूरा आर्टिकल, जहाँ पर बेसिकली यही समझाने की बात की गई है कि जल्दी से इस डिस्प्यूट का हल निकालें, कोशिश करें कि इसको ज़्यादा लंबा ना जाने दें, और इकॉनमी जो है उसको कोई भी किसी तरह का बुरा इम्पैक्ट जो है वो आने वाले समय में ना पड़े। इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में। तो यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, तो उन्होंने पिछले हफ्ते यहाँ पर बात की है कि हमारे इंडिया में अभी ज़रूरत है कुछ नए फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स की। तो फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स में किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर ऐसे रिफॉर्म्स आते हैं तो यहाँ पर आने वाले समय में जो भी रिसोर्सेज की एलोकेशन है, जो भी पैसे की लेनदारी है, देनदारी, या पैसा जुटाना है किसी कंपनी ने, अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, ब्रांड को चलाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टर्स का पैसा चाहिए। तो यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल रिस्क होता है इन्वेस्टर को, इसके अलावा जिस तरीके से भी यहाँ पर पैसा जुटाती है, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की बात करें, ओके, डेट मार्केट की बात करें, तो यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो बनाया जाए, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि ट्रांसपेरेंसी रहे। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कंपनी को भी हो, जो कंपनी का प्रमोटर है, और जो इन्वेस्टर है उसको भी, कि मेरा पैसा कहाँ पर जा रहा है और मुझे जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे आएगा। मतलब ये सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी तभी होगी जब कंपनी के बारे में सारा का सारा जो डाटा है वो सही होगा। ओके, कई बार कंपनीज ऐसा कर देती हैं कि अपनी वैल्यू जो कंपनी की होती है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता देती हैं, एक्चुअल में उतनी वैल्यू उनकी होती नहीं है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं बेसिकली, और कैसे यहाँ पर ऐसे ही फाइनेंशियल रिस्क जो है हम उसको सही कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क को सही करना है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट बनाना होगा। जो इन्वेस्टर है जिसने यहाँ पर डेट मार्केट में जो बॉन्ड खरीदने हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदेगा कॉर्पोरेट मार्केट में, तो यहाँ पर उसका जो भरोसा है ना वो बढ़ना चाहिए मार्केट के प्रति। तो उसके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है, ओके, तो यहाँ पर हम इनको सही कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से इनको चला सकते हैं। इसके अलावा जो फिनटेक इकोसिस्टम है, पूरा का पूरा जो फिनटेक कंपनीज होती हैं, सो फिनटेक कंपनी का मतलब होता है जैसे जो हमें एक तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई कंपनी हमें पेमेंट के रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ओके, जो हमारी यहाँ पर पेमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रही है, तो ये भी जो है फिनटेक कंपनीज है, जो पैसे के जो यहाँ पर लेने देने में यहाँ पर काम कर रही हैं, तो हमारी यहाँ पर कस्टमर की सहायता कर रही हैं। तो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो फिनटेक कंपनीज हैं, अगर हम फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आने वाले समय में इसका जो दायरा है इसको बढ़ाना है हमने, जो की जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी ऑफ मीडिएशन, जो भी यहाँ पर पैसे की लेनदारी करेगा, जो भी हमारा पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएगा, जो हमें ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो उसमें इम्प्रूवमेंट जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में होता क्या है कि एक तरह का यहाँ पर जो कंपनी होती है ना, जो कॉर्पोरेट होता है, वो बॉन्ड इशू करता है, डेट इशू करता है, एक पेपर इशू करता है कि आप जो है मेरी कंपनी में पैसा लगाइए। ओके, तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो यहाँ पर डेट इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा, इसका बेसिकली मोटिव यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है ना वो मार्केट से उठा लें। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड मार्केट में ये बॉन्ड इशू करते हैं, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर होता है ये कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीदता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर जो इन्वेस्टर यहाँ पर पैसे जो है यहाँ पर लैंड कर देता है, ओके, पैसे यहाँ पर कर्जे के लिए दे देता है, और उस इन्वेस्टर को फिर बाद में रिटर्न्स आती हैं, इंटरेस्ट आता है उसी पैसे के प्रति।
तो इस तरीके से कंपनीज क्या है, पैसा जुटाती हैं और अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बताती हैं पूरी इकोनॉमी को, देखो हमारे पास इतना पैसा है। अभी देखिए मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो है। ओके, तो जोमेटो यहाँ पर अपनी डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है फूड के रिलेटेड। तो यहाँ पर लॉकडाउन से पहले भी उन्होंने 1-1.5 साल काफ़ी एडवर्टाइजमेंट की, तो उसके लिए भी पैसा लगता है। तो पैसा सबका, इन्वेस्टर्स का पैसा है सारा। तो अभी देखो जब लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ तो टोटली बिजनेस सारे बंद हो गए। ओके, टोटली बिजनेस सारे बंद हो गए, तो लोग भूलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर दोबारा से वो आए, दोबारा से अब कभी कभी वो यहाँ पर पैसा लगा देते हैं, कभी फिर रुक जाते हैं, कभी लगा देते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है, फिर रुक जाती है। मतलब कि अब जिस तरह से उनके पास पैसा इकट्ठा होगा उसी तरह से वो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से सहायता प्रोवाइड कर सकती है ऐसी कंपनीज को जहाँ पर जो है जो पैसे की शॉर्टेज हो जाती है। तो अच्छे से जो है यहाँ पर इन्वेस्टर जो है यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं आने वाले समय में, अगर हम फाइनेंशियल मार्केट में अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, ट्रांसपेरेंसी लेकर आते हैं इस मार्केट में। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जैसे गवर्नर कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स आए हुए अभी काफ़ी समय हो गया है। अभी 1990s में ये रिफॉर्म्स आए थे, उसके बाद आपको याद होगा LPG रिफॉर्म्स बने थे, जैसे हमने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की थी, तो उन्हीं समय में यहाँ पर रिफॉर्म्स लाए गए थे। यहाँ पर अभी की अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की भी बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी बिल्कुल वैसे ही कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की जैसे है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट जो है यहाँ पर डेट इशू करती है, तो उसके तहत जो है पैसा जुटाती है मार्केट से, और यहाँ पर जो है प्रॉपर जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी करती रहती है। और जब मेच्योरिटी हो जाती है सिक्योरिटी की, जो भी पैसा उठाया होता है, तब उसका प्रिंसिपल जो है वो भी उसको वापस कर देती है जहाँ से भी पैसा आया होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का बेसिकली पैसा जुटाने का मकसद यही है कि जो भारत सरकार के तहत जो मिलिट्री प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, वहाँ पर पैसे की कमी ना हो, तो इसके तहत जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के तहत पैसा जुटाती है। तो अभी देखो कह रहे हैं कि इसकी जो मार्केट है वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, काफ़ी गहरी हो चुकी है, और अच्छा जो है पैसे की लिक्विडिटी जो है यहाँ पर होनी शुरू हो गई है। और दूसरी ओर यहाँ पर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यूएंस है, तो यहाँ पर इसकी बात करें तो ये भी मतलब इसमें भी राइज देखने को मिला है पिछले काफ़ी समय में। तो यहाँ पर बेसिकली जो कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यूज हैं मोस्टली प्राइवेट प्लेयर ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर बेसिकली ये भी मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं। जब मेच्योरिटी हो जाती है तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है यहाँ पर इन्वेस्टर को वापस हो जाती है, और साथ ही साथ जितनी देर तक अमाउंट रहती है उतनी देर का इंटरेस्ट भी जो है वो मिलता रहता है। यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अभी हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि अच्छे से और जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को हम सही करें। यहाँ पर जो लिक्विडिटी है इसकी सिचुएशन को और सही करें। ओके, जो यहाँ पर देखिए अगर गवर्नमेंट की भी बात करूँ तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कई बार ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर बहुत लंबे प्रोजेक्ट चलते हैं। तो जितना लंबा प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ पर उतना ही ज़्यादा पैसा चाहिए, उतना समय ज़्यादा लग जाएगा, और यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है तो उसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है। तो हमें ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस करेंगे तो ट्रस्ट बनेगा। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली यही बात कर रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल जो रिफॉर्म्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स, उनके अंदर यही चीज़ें हमने सही करनी है, ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है, और हमने लिक्विडिटी भी बढ़ानी है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर समय ज़्यादा लग जाता है तो यहाँ पर उनको फंडिंग कैसे प्रोवाइड करें। और साथ ही साथ ये भी बात कर रहे हैं एंड ऑल्सो फॉर रूटीन मार्केट ओवरसाइट ऑफ द एसेट्स, जो यहाँ पर एसेट्स हैं उनकी भी निगरानी रखकर चलनी है कि उनमें जो है वो हमें महंगे ना होते जाएं। कई बार ऐसा होता है जैसे हमने कोई एस्टिमेशन निकाल लेते हैं कि अगर किसी जगह पर कोई हाईवे बनेगा तो उसका इतने करोड़ रुपए का बजट होगा, इतने पैसे में बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, जो प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है समय लगता है प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते, तो कई बार फंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो फंडिंग की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि प्रोजेक्ट में डिले आ जाता है, जो टाइम शेड्यूल होता है उससे वो आगे चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। अब देखो जो पहले से उस हाईवे के ऊपर प्रोजेक्ट में ऊपर जो पैसा लगा वो भी मार्केट से उठाया था तो उसके लिए भी इंटरेस्ट देना था। अब ये डिले होता जाएगा तो इंटरेस्ट तो दे ही रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा, तो ये कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है इस तरीके से, तो वो नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों को हमने सही करना है नए रिफॉर्म्स के तहत। तो यहाँ पर बेटर मैनेजमेंट करनी है मार्केट्स की।
अपना जो करेंसी है, इंटरेस्ट रेट है, जो क्रेडिट रिस्क है, इन सब चीज़ों को जो है हमने यहाँ पर टैकल करके चलना है अगर अच्छा रिफॉर्म लेकर आना है तो। और यहाँ पर आखिर में बात कर रहे हैं कि रिसेंटली यहाँ पर एक एक्ट पास किया गया है, बायलैटरल नेटिंग ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 2020। तो यहाँ पर जो है आने वाले समय में जो भी कैपिटल एक्सपोजर होगा फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, सो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा ये एक तरह के जो सेलर और बायर इन दोनों के बीच में होते हैं। यहाँ पर जो बायर है ये हम इसको कह सकते हैं कि जिसके पास काफ़ी पैसा है, वो किसी कॉरपोरेट को पैसा दे रहा है किसी भी यहाँ पर इंटरेस्ट बेस के ऊपर। तो यहाँ पर उसी पैसे के ऊपर अगर वो किसी तरीके का यहाँ पर इंश्योरेंस चाहता है तो यहाँ पर इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा जो कंपनी इसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। ओके, तो यहाँ पर सेलर उसको कहेंगे जो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, और बायर इसको कहेंगे जो यहाँ पर पैसा दे रहा था कंपनी को यहाँ पर ब्याज के ऊपर। तो यहाँ पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कि आने वाले समय में जो कैपिटल एक्सपोजर है, जो पैसा है, ठीक है, वो भी बढ़ाया जाए आने वाले समय में जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हों। तो आगे यहाँ पर बात करने की इससे जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स है, ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल यही चीज़ मैं अभी जो डिस्कस किया है उसी को बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। तो यहाँ पर इसकी मार्केट को बूस्ट मिलेगा, पैसे की जहाँ पर लिक्विडिटी वो बढ़ेगी, और यहाँ पर जो इंश्योरेंस है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का वो बढ़ेगा आने वाले समय में। ओके, तो यहाँ पर कोई डाउट ना हो कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स क्या होता है। तो यहाँ पर तीन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। एक जो है बायर, जो यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद रहा है, ओके, जिसको हम इन्वेस्टर बोलते हैं। और दूसरा है जिस कंपनी को यहाँ पर पैसे जाएंगे जब इन्वेस्टमेंट होगी इन्वेस्टर की वजह से, तो यहाँ पर वो कंपनी किसी पर एनम ब्याज के हिसाब से ब्याज प्रोवाइड करेगी बायर को, इन्वेस्टर को। और साथ ही साथ तीसरी और जो सेलर होगा वो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, जो रकम यहाँ पर इन्वेस्टर के द्वारा दी जाएगी कॉरपोरेट्स को। तो यहाँ पर ये सब कुछ होता है थ्रू क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। ओके, तो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड होती है। तो ध्यान रखिएगा, इस मार्केट में अगर और बूम लेकर आना है तो यहाँ पर अभी भी ज़रूरत है कि फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स जो हैं उनको अच्छे से लेकर आएँ, अच्छे से रूल्स, अच्छे से रेगुलेशन बने और अच्छे से उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो। जब तक भी उसकी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो रहेगी।